हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड होगा और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और कुछ इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। इनके पर्चे के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे आसानी से देख सकते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इनके पर्चे के बारे में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो 25 सितंबर 1916 को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है, अर्थात इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मथुरा के नगला चंद्रभान नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम राम प्यारी था। ठीक है, जिनकी मृत्यु 8 अगस्त 1924 को हो गई थी। पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। ठीक है, भाई बहन का नाम शिवदयाल और रमा देवी था। ठीक है, नाना का नाम चुन्नीलाल, जिनकी मृत्यु 1926 को हो गई थी। ठीक है, नाना का नाम क्या था? तो चुन्नीलाल था। ठीक है, माता पिता के मरने के बाद चुन्नीलाल अर्थात उनके नाना ने ही उनका पालन पोषण किया। ठीक है, इनका पालन पोषण इनके मामा के वहाँ हुआ। ठीक है, तो इनकी लाइफ में चुन्नीलाल का भी मेजर रोल है। इनके बारे में भी पूछ सकता है कि चुन्नीलाल कौन थे। ठीक है, या उनकी मृत्यु कब हुई, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी शब्द रखे गए हैं वो कुछ कीवर्ड्स समझ के रखे गए हैं। ठीक है, तो आप एक भी पॉइंट को मिस ना करें, हर पॉइंट को कवर करें। ठीक है, अब इनकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने कहाँ से लिया? तो कल्याण हाई स्कूल सीकर राजस्थान से इन्होंने अपने हाई स्कूल की शिक्षा को ग्रहण किया और वहाँ पे इन्होंने हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में टॉप किया। इंटरमीडिएट में भी इन्होंने टॉप किया था, हाई स्कूल के एग्ज़ाम में भी टॉप किया था। और इंटरमीडिएट कब किया? तो 1937 में पिलानी से किया। ठीक है, बीए की पढ़ाई इन्होंने कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से 1939 में पूर्ण की। ठीक है, एमए की पढ़ाई इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से कंप्लीट की। ठीक है, बीटी मतलब बैचलर इन टीचिंग, इसकी पढ़ाई इन्होंने 1941 में प्रयागराज में पूर्ण की। ठीक है, और इसके बाद भी इन्होंने किसी भी तरह का कोई नौकरी नहीं किया, क्योंकि तब अंग्रेज़ों का शासन था और ये अंग्रेजी सत्ता के अंदर ये नौकर बनना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने किसी भी जॉब को नहीं किया, किसी भी नौकरी को नहीं किया। ये बहन की मृत्यु के बाद, मैंने पहले भी बताया हुआ है, आज भी बता दे रही हूँ कि बहन की मृत्यु ने इनको झकझोर कर रख दिया और कुछ दिनों तक ये अपने घर से बाहर ही नहीं आया। तो इनके मामा जी ने इनको बहुत मनाया और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए कहा और इन्होंने किया और उसमें भी ये उत्तीर्ण हुए। लेकिन इन्होंने उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था, तो इसलिए इन्होंने उत्तीर्ण तो किया लेकिन उसमें ये उसको ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन नहीं किया। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अंत्योदय का नारा उपाध्याय जी ने ही दिया था। तो पूछ सकता है कि उपाध्याय जी का नारा क्या था? तो अंत्योदय का नारा उपाध्याय जी ने ही दिया था। ठीक है,
अब जान लेते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। 1937 में जब यह बीए कर रहे थे तभी अपने सहपाठी बालू जी महाशब्दे की प्रेरणा से, ठीक है, 1937 में जब ये बीए कर रहे थे तभी अपने सहपाठी बालू जी महाशब्दे की प्रेरणा से, मोटिवेशन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। मतलब तब इनको आरएसएस के बारे में पता चला, ठीक है, और उस आरएसएस के संपर्क में आए। कब आए? तो 1937 में, और 1937 में ये बीए कर रहे थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, जिसके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार थे। किसके संस्थापक? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार थे। ये भी पूछ सकता है कि आरएसएस के संस्थापक कौन है, तो डॉक्टर हेडगेवार हैं, ठीक है, हेडगेवार थे। इसी माध्यम से किस माध्यम से? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से उपाध्याय जी ने राजनीति में कदम रखा, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ही उपाध्याय जी क्या किए? तो राजनीति में कदम रखे, ठीक है। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में, ठीक है, 21 अक्टूबर 1900, इस डेट को याद रखें, ठीक है। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, ठीक है। भारतीय जनसंघ क्या है? तो ये एक पार्टी थी, उस वक्त की एक राजनीतिक पार्टी थी, जो आज इसका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी हो गया है, ठीक है। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना किसने की? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, ठीक है। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। किसकी? पूछ सकता है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई, ठीक है, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद का भारतीय जनसंघ में क्या रोल था, ठीक है, या भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप एक भी पॉइंट को मिस ना करें। तो आगे देख लेते हैं। 1952 में इस जनसंघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, ठीक है। 1952 में इस जनसंघ का, भारतीय जनसंघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने, ठीक है। किस दल के? तो भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने। इस अधिवेशन में पारित 15 प्रस्ताव जो थे, उनमें से 7 प्रस्ताव अकेले उपाध्याय जी ने ही प्रस्तुत किया हुआ था, ठीक है। तो इससे प्रभावित होकर डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, यदि मुझे 2 दिन दयाल मिल जाएं तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूंगा। ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है कि यदि मुझे 2 दिन दयाल मिल जाएं तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूंगा। ये किसने कहा था? ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पूछ सकता है कि ये शब्द किनके हैं या ये किसने कहा था। आगे देख लेते हैं। 1967 तक यह महामंत्री बने रहे। किसके महामंत्री बने रहे? तो भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने रहे। कब तक? तो 1967 तक। 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ठीक है। 1967 में कालीकट में जब अधिवेशन हुआ, भारतीय जनसंघ का अधिवेशन हुआ, तो इन्हें अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया, और मात्र 43 दिन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, 43 दिन, मात्र 43 दिन ही ये जनसंघ के अध्यक्ष रहे, ठीक है। कितने दिन? तो 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे।
और 10 या 11 फरवरी की रात्रि मुगल सराय स्टेशन पर इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है। उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है कि ये हत्या कैसे हुई। ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं करंट अफेयर इनके बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया है। ठीक है, ये हाल ही में हुआ है। कांडला एक बंदरगाह है। ठीक है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ नामक ज़िले में है। ठीक है, कच्छ नामक ज़िले में है कांडला बंदरगाह। तो इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। पूछ सकता है कि किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। ठीक है, या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आप लोग मिस ना करें। अब एक विचार दिया था उन्होंने, एकात्म मानववाद। ठीक है, एकात्म मानववाद का इन्होंने विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि एकात्म मानवतावाद क्या होता है, मानववाद क्या होता है। एकात्म मानववाद एक ऐसी धारणा है जो सर्पिलाकार मंडलाकृति द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। ठीक है, सर्पिलाकार का मतलब इस टाइप का। ठीक है, तो इसके केंद्र में इन्होंने व्यक्ति को रखा है और इसके चारों तरफ व्यक्ति के परिवार को रखा है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एकात्म मानववाद एक ऐसी धारणा है जो सर्पिलाकार मंडलाकृति द्वारा स्पष्ट की जा सकती है, जिसके केंद्र में, ठीक है, जिसके केंद्र में व्यक्ति और व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक घेरा परिवार, ठीक है, और परिवार से जुड़ा हुआ एक घेरा समाज, जाति, फिर राष्ट्र, विश्व और फिर अनंत ब्रह्मांड को अपने में समाविष्ट किए हैं। ठीक है, ये एकात्म मानवतावाद इस अखंड मंडलाकार आकृति में एक धातक में से दूसरे, फिर दूसरे में से तीसरे और तीसरे में से चौथे, ऐसे करके विकास होता जाता है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति का विकास होता है तो उसके परिवार का विकास होता है, और उसके परिवार का विकास होता है तो एक समाज का विकास होता है, और जब एक समाज विकसित होता है तो एक मंडल विकसित होता है, और जब एक मंडल विकसित होता है तो राज्य विकसित होता है। ठीक है, ऐसे करके अगर जब राज्य विकसित होता है तो पूरा देश विकसित होता है, और देश विकसित होता है तो पूरा ब्रह्मांड विकसित होता है। ऐसे करके इन्होंने, अर्थात इन्होंने पृथ्वी के लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। इस विचार के द्वारा सभी एक दूसरे से जुड़कर अपना अस्तित्व साधते हुए एक दूसरे के पूरक एवं स्वाभाविक सहयोगी हैं, इनमें कोई संघर्ष नहीं है। ठीक है, इन्होंने अपने विचारधारा के द्वारा लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। ठीक है, जिसमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, थैंक यू।